सुलह दो बराबर कुव्वतों के माबैन होती है। सलीबियों ने तो महज खुद को बचाने के लिए धोखा दिया है। मेरे नजदीक इस सुलह की कोई हैसियत नहीं है। शायद तुम दुरुस्त हो बाल्डविन, लेकिन मेरे पास अभी कुछ काम बाकी हैं। लेकिन तुम्हारी कहानी का इख्तिताम यहीं पर हो जाएगा। तो मेरी बहन को जान से मार देने की धमकी दी गई। मेरे अमीर, ये सब कुछ झूठ है। फिर इसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए काजी फाजिल को मुजरिम साबित करने की कोशिश की, और इसी की वजह से आज हमारी फौजें आमने सामने हैं। यकीनन चैटलियन भी मसला पैदा करेगा। वो अभी तो खामोश और पुरसुकून लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुसलमानों से इस होने वाले मुआहदे से वो नाखुश है। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या
Abi. Allahu Ekber!
सल्तनत उस्मानिया की कहानी एक ऐसे दौर से शुरू होती है जब मुसलमान दुनिया शदीद सियासी इंतशार का शिकार थी। खिलाफत अब्बासिया कमजोर हो चुकी थी। मंगोल हमलों ने इस्लामी इलाकों को तबाह कर दिया था और एनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की का इलाका मुख्तलिफ तुर्क कबाइल में बटा हुआ था। उन्हीं हालात में एक छोटा सा कबीला काई कबीला तारीख के उफुक पर नमूदार होता है, जिसकी क़ियादत अर्तुगरुल गाजी कर रहे थे। अर्तुगरुल गाजी सल्जूकी सुल्तान के वफादार थे और उन्होंने बाज़ंतीनी सरहदों पर जहाद करते हुए अपनी बहादुरी, इंसाफ और दियानत से एक खास मकाम हासिल किया। अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद उनका बेटा उस्मान गाजी कबीले का सरदार बना। उस्मान गाजी वो शख्सियत थे जिनके नाम पर बाद में एक अजीम सल्तनत वजूद में आई। इब्तदा में उस्मान गाजी के पास न कोई बड़ी फौज थी और न ही वसीया इलाका, मगर उनके पास एक मजबूत नजरिया था। वो सिर्फ जमीन फतह नहीं करना चाहते थे, बल्कि एक ऐसा निजाम कायम करना चाहते थे जो अदल, शरीयत और इस्लामी अक़दार पर मबनी हो। उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनी इलाकों पर हमले शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता किला दर किला फतह करते गए। उस्मान गाजी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो मफतूह इलाकों के लोगों के साथ सख्ती के बजाय नरमी का बर्ताव करते थे। गैर मुस्लिम राया को मजहबी आज़ादी दी जाती, उनके जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता, जिसकी वजह से मकामी आबादी उस्मानियों की हामी बनती चली गई। उसी हिकमती अमली ने उस्मानी रियासत की बुनियाद को मजबूत किया। उस्मान गाजी ने खुद को बादशाह कहलवाने के बजाय गाजी कहा, यानी दीन का मुजाहिद, और यही सोच आने वाली नस्लों में भी मुंतकिल होती रही। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे और खान गाजी इक़्तिदार में आए और खान गाजी के दौर में उस्मानी रियासत ने एक मुनज़्ज़म शक्ल अख्तियार करना शुरू की। पहली मरतबा बाकायदा फौजी निज़ाम बनाया गया, सिक्के जारी किए गए और इंतजामी ढांचे की बुनियाद रखी गई। बुरसा को दाराल हुकूमत बनाया गया और उसे एक मजबूत सियासी मरकज में तब्दील किया गया। उसी दौर में उस्मानियों ने यूरोप की तरफ कदम बढ़ाया और बाज़ंतीनी ताकत को संजीदा खतरा बनना शुरू हो गए। और खान गाजी के बाद मुराद अव्वल आए, जिनके दौर में उस्मानी रियासत ने बाकायदा सल्तनत की शक्ल अख्तियार कर ली। मुराद अव्वल ने यनीचरी फौज कायम की, जो बाद में उस्मानी ताकत की रीढ़ की हड्डी बनी। बुल्कान के इलाके फतह हुए और उस्मानियों का असर यूरोप में गहरे तौर पर कायम होने लगा। अगरचा मुराद अव्वल शहीद हो गए, मगर उनकी कायम की हुई बुनियादें आने वाले सलातीन के लिए एक मजबूत रास्ता बन गईं। उसी तसलसल में उस्मानी रियासत एक छोटे से कबीले से निकलकर एक अभरती हुई सल्तनत बन चुकी थी, जिसके अज़ाइम बुलंद थे और नजरिया वाज़ेह था। ये सिर्फ आगाज था, असल उरूज अभी आना बाकी था, जहां उस्मानी सल्तनत न सिर्फ अनातोलिया बल्कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक अपनी धाक बैठाने वाली थी। मुराद अव्वल के बाद उस्मानी सल्तनत की क़ियादत में बायज़ीद अव्वल आए, जिन्हें युल्दरीम बायज़ीद भी कहा जाता है। बायज़ीद अव्वल की हुक्मरानी उस्मानियों के लिए एक नए रोज की तरफ कदम थी। उन्होंने अपनी फौज को मजीद मुनज़्ज़म किया और दाखिली अमन व अमान कायम करने के लिए सख्त कवानीन नाफिज किए। बायज़ीद अव्वल ने अपने सियासी और फौजी हुनर से न सिर्फ अनातोलिया बल्कि यूरोप के कई हिस्सों में उस्मानियों का दायरा बढ़ाया। उनकी सबसे मशहूर फतोहात में से एक इनकारा की जंग थी, जिसमें उन्होंने तुर्की के शमाली हिस्से पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। इस फतह ने उस्मानियों को मगरबी इलाकों में मज़ीद वसाअत देने का मौका दिया और यूरोपी ताकतों के लिए एक वाज़ेह खतरा बन गए। बायज़ीद अव्वल का दौर सिर्फ फतोहात तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने इंतजामी निज़ाम को भी मजबूत किया। सूबों की तकसीम और गवर्नरों का तकर्रुर इस तरह किया गया कि हर खिते में हुकूमती ताकत मौसर अंदाज में काम करे। ये निज़ाम आने वाली सदियों में भी उस्मानियों के लिए एक मजबूत सतून साबित हुआ। अलावा अज़ें बायज़ीद अव्वल ने तिजारती रास्तों की हिफाजत पर भी तवज्जो दी, ताकि सल्तनत की इक्तिसादी बुनियादें मुस्तहकम हों। यूरोप और मशरिक के तिजारती मराकज से ताल्लुकात कायम किए गए, जिससे उस्मानियों की दौलत में इजाफा हुआ और उनकी फौजी ताकत मजीद मजबूत हुई।
ताहम बायजीद अव्वल की हुकूमत को सबसे बड़ा चीलिंग मगूल और तैमूरी हमलों का सामना था। तैमूर की फौज ने उनके खिलाफ ताकतूर मुहाज कायम किया और 1402 में इनकारा की जंग में बायजीद अव्वल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त ने उस्मानी सल्तनत को वक्ती तौर पर बहरान में डाल दिया और सल्तनत में खला पैदा हुआ, जिसे बाद में फतरत का दौर कहा गया। इस दौर में सल्तनत में दाखिली इंतशार और जानशानी के मसाइल पैदा हुए, लेकिन उस्मानी खानदान की मजबूत क़ियादत ने सल्तनत को दोबारा संभालने का मौके दिया। बायज़ीद अव्वल के बाद मोहम्मद अव्वल और मुराद दोम के इदवार में उस्मानी सल्तनत ने दोबारा इस्तेहकाम हासिल किया। मोहम्मद अव्वल ने दाखिली इंतशार को खत्म किया और साबिका इलाकों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। मुराद दोम के दौर में सल्तनत ने न सिर्फ अनातोलिया बल्कि बाल्कान में भी अपने उसरात कायम किए। मुराद दोम की हिकमत अमली थी कि फौजी ताकत के साथ साथ हिकमत अमली और सियासत को भी अहमियत दी जाए, ताकि उस्मानी सल्तनत न सिर्फ फतह हासिल करे बल्कि उसकी मकामी आबादी भी खुशहाल रहे। मुराद दोम के बाद मोहम्मद उल फातिह की आमद ने उस्मानी सल्तनत की तारीख में एक नया बाब खोल दिया। मोहम्मद उल फातिह वो अजीम सुल्तान थे जिन्होंने सल्तनत की सरहदों को वसीय करने और यूरोपी ताकतों पर गालिब आने की बुनियाद रखी। उनका सबसे मशहूर कारनामा 1453 में कुस्तंतनिया की फतह थी, जिसने न सिर्फ बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा किया बल्कि उस्मानियों को एक आलमी ताकत के तौर पर मनवा दिया। कुस्तंतनिया की फतह के बाद इस शहर को नए दाराल हुकूमत के तौर पर तरतीब दिया गया, जिसका नाम बाद में इस्तांबुल रखा गया। मोहम्मद उल फातिह की क़ियादत में उस्मानी सल्तनत ने न सिर्फ फौजी बल्कि सकाफती और इल्मी मैदान में भी तरक्की की। उन्होंने शहर में नई अमारात, मसाजिद, मदारिस और बाजार कायम किए। 5वें इशरे में दाखिल होते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जदोजहद अपने उरूज के करीब पहुंच गई थी और हालात इस अजीम टकराव की तरफ बढ़ रहे थे जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था। अब ये बात दोनों फरीकों पर वाज़ेह हो चुकी थी कि फैसला कन जंग टल नहीं सकती। सलीबी रियासतों ने अपनी आखिरी ताकत समेटना शुरू कर दी, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी अपनी तमाम तर तैयारियों को एक वाज़ेह मकसद के तहत मरकूज कर दिया। ये वो वक्त था जब मंसूबा बंदी, सब्र और ईमान सब एक दूसरे से जुड़कर एक तारीख साज मरहले की बुनियाद बन रहे थे। उन बरसों में सलाहुद्दीन ने अर्द गिर्द के तमाम अहम कलों और शहरों को या तो अपने ज़ेर असर कर लिया या उन्हें गैर मुअस्सिर बना दिया। इसका मकसद ये था कि जब असल मार्का हो तो पीछे से कोई अचानक हमला ना हो सके। उन्होंने रसद के निज़ाम को इंतहाई मजबूत बनाया और फौज की नक्ल और हरकत को इस अंदाज से तरतीब दिया कि दुश्मन हर वक्त गैर यकीनी का शिकार रहे। सलीबी सरदार कई बार ये समझने में नाकाम रहे कि असल हमला कहाँ से और कब होगा। उसी दौर में वो अजीम मार्का पेश आया जिसने तारीख का रख बदल दिया। मैदान में दोनों जानिब की अफवाज आमने सामने थी और फजा में एक गैर मामूली संजीदगी महसूस हो रही थी। सलाहुद्दीन ने इस जंग में जल्दबाजी से काम नहीं लिया। उन्होंने दुश्मन को धोखा देने की हिकमत अमली अपनाई, पानी के जराए पर कंट्रोल हासिल किया और वक्त को अपने हक में इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सलीबी फौज के हौसले तोड़ दिए और इन्हें ऐसी शिकस्त से दूचार किया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इस फतह के बाद सलीबी ताकत की रेड़ की हड्डी टूट चुकी थी। वो किले जो बरसों से नाकाबिल तस्खीर समझे जाते थे अब एक एक करके मुसलमानों के जेर असर आते चले गए। इस पूरे अमल में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंतकाम के बजाय जब्त और नज़्म को तरजीह दी। उनके नजदीक फतह का मतलब कत्लेआम नहीं बल्कि इंसाफ और अमन का क़याम था। यही वजह थी कि मफतूह इलाकों में बदामनी के बजाय इस्तेहकाम पैदा हुआ। 5वें इशरे का सबसे अहम और यादगार वाक़या वो था जब बीतुल मुक़द्दस की राह हमवार हो चुकी थी। वो शहर जिसके लिए नस्लों से खून बहाया जा रहा था अब सलाहुद्दीन के सामने था, मगर इस मौका पर भी उनका रवैया फातहाना गुरूर से खाली था। उन्होंने शहर के बाशिंदों के लिए आमान का ऐलान किया और मजहबी मकामात की हरमत को बरकरार रखा। ये वो मंजर था जिसने दुनिया को याद दिलाया कि असल अजमत ताकत में नहीं बल्कि किरदार में होती है। इन बरसों के दौरान सलाहुद्दीन की शहरत सिर्फ एक फातिह के तौर पर नहीं
बल्कि एक आदिल हुक्मरान के तौर पर दौर दौर तक फैल गई। दुश्मन भी उनकी दयानत और रहम दिल्ली का एतराफ करने लगे। ये वो मकाम था जहां उनकी फुतूहात महज अस्करी कामयाबी नहीं रही, बल्कि एक अखलाकी मिसाल बन गई जिसे तारीख ने हमेशा के लिए महफूज कर लिया। 5वां इशरा दौरासल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जदोजहद का वो नुक़तज अरोज था जहां बरसों की मेहनत, कुर्बानी और हिकमत अमली एक वाज़ेह नतीजे की सूरत में सामने आई। मगर ये इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक नए मरहले का आगाज था जहां फतह के बाद जिम्मेदारी और इम्तिहान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। फतह के बाद छुट्टे इशरे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत के इम्तिहान का सामना था। मैदान जंग में कामयाबी हासिल करना एक मरहला था, मगर फतह के बाद अमन कायम रखना, नज़म बरकरार रखना और नई जिम्मेदारियों को संभालना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होता है। बीतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के बाद पूरी दुनिया की नजरें सलाहुद्दीन पर थीं। दोस्त इनसे तौक़ुआत वाबस्ता किए हुए थे और दुश्मन एक नए मौके की तलाश में थे। ऐसे नाजुक वक्त में उनकी असल क़ियादत सामने आई। उन्होंने सबसे पहले मफ्तूहा इलाकों में अदल और इंसाफ को बुनियाद बनाया। इंतजामिया को मुनज़्ज़म किया गया, मकामी लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया और मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाया गया। सलाहुद्दीन ने ये वाज़ेह कर दिया कि उनकी जंग किसी मजहब या कौम के खिलाफ नहीं थी, बल्कि जुल्म और जबर के खिलाफ थी। यही वजह थी कि बीतुल मुक़द्दस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को वो आज़ादी मिली जो बरसों से छिन चुकी थी। ये तर्ज अमल उनके मुखालिफीन के लिए भी हैरान कुन था। इन बरसों में सलीबी दुनिया खामोश नहीं बैठी। यूरोप से नई अफवाज की आमद शुरू हो चुकी थी और एक नई बड़ी जंग की तैयारी हो रही थी। सलाहुद्दीन इस खतरे से पूरी तरह आगाह थे, मगर उन्होंने घबराहट के बजाय तदब्बर को अपनाया। उन्होंने अपनी अफवाज को मुंतशिर करने के बजाय दिफाई और सफारती दोनों महाजों पर काम शुरू किया। कुछ इलाकों में मुआहदे किए गए ताकि बड़े तसादम से पहले वक्त खरीदा जा सके और अंदरूनी इस्तेहकाम हासिल किया जा सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत इस दौर में मजीद नुमायां हो गई। वो इक़्तिदार के उरूज पर होने के बावजूद ज़ाती जिंदगी में निहायत सादा थे। खजाने में दौलत आती रही, मगर उनके हाथों से फौरन गरीबों, मुजाहिदीन और अवाम पर खर्च हो जाती थी। यहाँ तक कि उनके करीबी साथी जानते थे कि ये अजीम फातिह अपने लिए कुछ जमा नहीं कर रहा। यही इखलास उनकी ताकत का असल सिरचमा था। छुट्टे इशरे में कई छोटे बड़े मार्के भी हुए, जिनमें कभी मुसलमानों को कामयाबी मिली और कभी नुकसान उठाना पड़ा, मगर सलाहुद्दीन ने कभी हौसला नहीं हारा। वो जानते थे कि तारीख एक जंग से नहीं बनती, बल्कि मुसलसल जदोजहद का नतीजा होती है। उन्होंने अपनी फौज को ये सबक दिया कि शख्सियत वक्ती हो सकती है, मगर मकसद से पीछे हटना असल शख्सियत है। उसी दौरान उनकी सेहत पर भी असर पड़ने लगा। बरसों की मेहनत, मुसलसल सफर और जंगी दबाव ने उन्हें कमजोर करना शुरू कर दिया था, मगर उन्होंने आराम को तरजीह नहीं दी। उनके नजदीक उम्त की जिम्मेदारी जाती आराम से कहीं ज्यादा अहम थी। वो बीमारी के आलम में भी फैसले करते, खुतूत लिखवाते और मामलात की निगरानी करते रहे। छोटे इशरे के इख्तिताम तक ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सर